हेलो एंड वेलकम टू माय शो नाजरीन। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बड़ी थरथरी मची हुई है दुनिया में कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी का मेयरशिप का जो कैंडिडेट है न्यूयॉर्क के लिए, उसके लिए एक मुसलमान जो है वो उभर कर सामने आए हैं और वो कैंडिडेट हैं डेमोक्रेट पार्टी के न्यूयॉर्क के मेयरशिप के लिए। उनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। और ये 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के शहर कंपाला में पैदा हुए थे, जहाँ इनके वालिद साहब थे। इनके जो पेरेंट्स थे, वो इंडिया, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गुजराती शिया हैं, जो युगांडा में जाके सेटल हुए थे और फिर वहाँ से ये अमेरिका आए। इनके वालिद साहब जो है वो भी प्रोफ़ेसर हैं और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। सवाल बहुत सारे हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या कोई शख्स जो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, वो न्यूयॉर्क का असेंबली का मेंबर बन सकता है? वो अमेरिकी सियासत में हिस्सा ले सकता है? एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में जो है वो ये है। इसके अलावा ये भी एक सवाल उभर रहा है कि क्या जो दुनिया में इस्लाम का एक कहा जाता है कि जी यूरोप को इस्लाम ने टेक ओवर कर लिया है, और यूके में जैसे कई शहरों के मेयर जो है वो मुसलमान हैं, यूके की पार्लियामेंट में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और इसको एक इन्वेजन का नाम दिया जाता है कि ये एक कल्चरल इन्वेजन हो रही है। ये एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन पर अपना गलबा कायम करने जा रही है। ये बहुत सारे सवालात ज़ाहिर है कि आपके ज़हन में भी आए होंगे जब आपने ये खबर देखी होगी। इन सब के हवाले से पहले मैं आपको एक ये तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हैं जी ज़ोरान ममदानी जी, जो न्यूयॉर्क में एक मस्जिद में अपनी कैंपेन के दौरान वहाँ पे मस्जिद में हैं, और ये एक और तस्वीर है इनकी जहाँ पे ये सोशलिस्ट गैदरिंग है। ये जो पीछे बैनर है इसके ऊपर लिखा है अफोर्ड टू लिव एंड अफोर्ड टू ड्रीम। न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किराए बहुत बढ़ गए हैं घरों के, और बसों के किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है जनाब एंडी खान साहब को। एंडी खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पहले तो उनको खुशामदीद कि आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया आपका एंडी खान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एंडी खान साहब नौजवान जो नस्ल है उससे उसके उस क्या ले फिक्री तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने माज़ी को एक रेफ़रेंस बुक के तौर पर उसको ट्रीट करते हैं। जैसे हम कोई डिक्शनरी में किसी लफ्ज़ का मायने तलाश करने करने हों, तो हम उसको फिर डिक्शनरी में देखते हैं या रेफ़रेंस बुक्स में देखते हैं कि हाँ, उस वक़्त ये वाक़या हुआ था, तो इसको कैसे डील किया गया। फ़लाँ मुल्क में इनकलाब हुआ था, तो उन्होंने ये इनकलाब कैसे किया, वग़ैरह-वग़ैरह। हम लोगों की एक बहुत बड़ी साउथ एशिया में प्रॉब्लम रही है कि हम माज़ी को ड्रैग करके कंटेम्परेरी दौर में, आज के दौर पर उसको हावी करने में लगे हुए हैं। यानी हम वही पुराने जो मफ़रूज़ात हैं, उनको आज के जो कॉन्क्रीट रियलिटी है, उस पे जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे एक स्क्वायर को आप एक राउंड फिगर में फिट करने की कोशिश करें, वो फिट नहीं होते। और यहीं से एंडी खान साहब जो है, वो दूसरे फ़िक्री धारों से इनकी सोच और इनकी फ़िक्र यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आज में जीते हैं, ये आज के हालात का आज के हवाले से तज्ज़िया करते हैं और माज़ी की को सिर्फ़ एक सबक आमोज़ जो है वो हवाले से देखते हैं। तो एंडी खान साहब, क्या न्यूयॉर्क जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क बनने जा रही है? थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। न्यूयॉर्क कोई इस्लामिक स्टेट बनने नहीं चाहती डॉक्टर, अच्छा, चलो ये तो नथिंग लाइक दैट। ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है। देखिए, मेरी आपकी एक गुफ्तगू हुई थी और चंद जुमले मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर कहे थे कि
कोई भी एम्पायर 250 साल से ज़्यादा आज तक पावर में नहीं रही। उसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था पॉपुलिज़्म का। डॉक्टर साहब, उस थ्योरी को तो रखिए आप एक साइड के ऊपर। पॉपुलिज़्म की जहाँ तक बात है, हमने रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इमरान खान हो, और कुछ और भी लोग हैं, इनके नाम शायद कुछ लोगों को समातों में नागवार गुज़र जाएँ। सब पॉपुलिस्ट लीडर हैं। दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा सियासतदान जो अपनी सियासत को मज़हब का तड़का लगा के शोहरत हासिल करे और ताकत के ऐवानों तक पहुँचे, पॉपुलिस्ट है। हम्म। पॉपुलिज़्म की एक बुराई और है कि पॉपुलिज़्म की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी उम्र बहुत छोटी है। अच्छा, जहाँ तक रही बात ज़ोरान ममदानी की, ही इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव। आई एग्री विद दैट कि वो प्रोग्रेसिव है और एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव है, मगर क्या अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव नहीं है? क्या हम्म। रशीदा तालिब एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव नहीं है? क्या इल्हान उमर एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव नहीं है? क्या कमाला हैरिस एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव नहीं थी? हम्म। देखिए, ह्यूमन नेचर एक स्प्रिंग की तरह होती है। उसे जितना आप दबाते चले जाएँगे, वो उतने ही प्रेशर से वापस उछलेगी। हम्म। और एग्ज़ैक्टली वही हम देख रहे हैं अब न्यूयॉर्क के अंदर कि पॉपुलिज़्म की जो उम्र थी, वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी। मैं अपनी प्रेडिक्शंस के ऊपर आज भी कायम हूँ। अगला अगली जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, वो डेमोक्रेट्स के हाथ में जाएगा और वो उसके बाद जो कुछ करेंगे, जो बारात निकलेगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो होना था। मुझे 30 साल हो गए अमेरिका के अंदर। हम्म। मैंने 30 साल में कभी, कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी ने मैरी क्रिसमस कहा और किसी को बुरा लगा, या मैरी क्रिसमस कहने से मना किया गया। कभी नहीं हुआ। मैं खुद, जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के बिलीवर दोस्त हैं, जो यकीन रखते हैं ईसाइयत के अंदर और उस मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, मैं उन्हें खुद हर साल क्रिसमस की और ईस्टर की मुबारकबादें देता रहा हूँ। मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। नहीं, तो ये जो फेथ स्कूल्स हैं, इनमें भी इसकी कोई नहीं मना किया कि इस्लामिक स्कूल या और फेथ स्कूल जो हैं, उनमें आप मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते? देखिए, वो कुछ एक्सट्रीम फेथ स्कूल्स हैं इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में सेक्ट्स भी तो है ना। ये हम्म। तो नहीं है कि इस्लाम सारा का सारा एक ही किताब के ऊपर चल रहा है। तो वहाँ इस किस्म की ममानियतें मौजूद हैं हम्म। कि ना कहा जाए। मतलब अब वो मुसलमानों को तो हाल ये है ना कि देवबंदी बरेलवी के जनाजे में शरीक होने को तैयार नहीं है। अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ? बरेलवी हम्म। देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। वो कहता है इसका कफ़ारा देना पड़ेगा मुझे। सारे तमाशे आप लोगों के सामने ही होते रहे हैं, आप देखते रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो इसके अंदर तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है और उसकी तरफ हम निकल जाएँगे। ठीक है। इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने ना बुरा माना, ना कभी कोई हम्म। ममानियत की गई। मगर एक शख्स आके ये कहता है कि अब मैं सरबराह मुमलिकत बन गया हूँ, तो अब इस मुल्क में मैरी क्रिसमस कहा जा सकता है। ये एक हम्म। मज़ाक सा नहीं लगता आपको? हम्म। तो फिर जब एक एक्सट्रीम उधर से उठेगी, तो एक एक्सट्रीम जो है वो दूसरी तरफ से भी उठेगी, उसके अगेंस्ट में। तो ज़ोरान ममदानी के, मेरा नहीं ख़्याल कि न्यूयॉर्क के मेयर बनने में कोई बुराई है। मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर किसी को बुराई नज़र आती थी,
तो उस वक़्त बोलते जब वो लोगों की एविक्शंस के केस लड़ रहा था। जब लोगों को हम्म एविक्ट किया जा रहा था और वो उनके केस लड़ रहा था अदालतों के अंदर, उस वक़्त रोक लेते उसे। जब उसने स्टेट का इलेक्शन लड़ा और स्टेट के हाउस के अंदर जाके बैठा, जब रोक लेते। नहीं रोक सके ना। और आज आपका जो डेमोक्रेट वोटर है, इफ दैट इज देयर चॉइस कि हम्म प्राइमरी इलेक्शंस के अंदर 55% 56% वोट देके वो उसे लेके आते हैं, तो जमहूरियत तो इसी का नाम है। लेकिन कहा जाता है कि इनके वजह से अब इनकी जीतने की एक वजह यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अंदर से फ्रैक्चर हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी तो डॉक्टर साहब बहुत पहले फ्रैक्चर हो गई। हम्म और ये सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी का हाल नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी भी अंदर से फ्रैक्चर्ड है। बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आज आवाजें उठती हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद देता है, और हम हम्म अस्पतालों के बिल देते हैं। हम्म हमारी हाईवे के अंदर हम्म ये हालात है कि लोगों की गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, मगर हम्म हम दुनिया जान में सड़कें बनवाते फिरते हैं। हम्म हमारे वेटरन्स सड़कों के ऊपर सो रहे हैं, होमलेस हो गए हैं। और हम जो है वो सारे जहान को वैक्सीनें लगवा रहे हैं। हु द हेल हम्म, आर वी पीपल, जब हम अपने लोगों की केयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो भाई $37 ट्रिलियन का आपका डेट है, $37 ट्रिलियन जी, का। अब उसके अंदर 5 ट्रिलियन का मजीद इजाफा होने जा रहा है, बिग ब्यूटीफुल हम्म। बिल। और इसका रिएक्शन नहीं आएगा, आपको लगता है? बिल्कुल अच्छा, आएगा। मुझे ये जहां थोड़ा तक सा आपने बीच बात में की एज अ फुट नोट, इससे पहले कि अमेरिका आप में, जी जी। जहां तक आपने बात की अमेरिका में पैदा होने की, तो आर्टिकल 2 के अंदर ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पैदाइश की जो लगाई गई वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लगाई गई, उसके अलावा किसी और इलेक्शन के लिए ये कंडीशन नहीं है। आई तो सी। आप अच्छा। सेनेट का, कांग्रेस का, स्टेट हाउस का, स्टेट सेनेट का, मेयर का, गवर्नर का हर इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं लड़ सकते तो आप अमेरिका ठीक के है, सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन उसके लिए भी आपका अमेरिकन सिटीजन होना जरूरी है। उसके लिए सिटीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर अगर ये रिक्वायरमेंट डाल भी जाए तो जोरान ममदानी तो 7 साल की उम्र में यहाँ आया था। उसे तो नहीं, यहाँ मेरा कहने रहते, का मकसद ये है कि क्या कोई रिफ्यूजी भी इलेक्शन लड़ सकता है? एज लॉन्ग एज दे हैव लीगल राइट टू स्टे इन द लीगल यूनाइटेड राइट टू स्टेट्स। स्टे इन द कंट्री, दे कैन। फाइन, ओके। अब मेरा एक छोटा सा सवाल एज अ फुट नोट है कि इस वक्त जो अमेरिका में हम देख रहे हैं कि सोशलिस्ट्स भी और मुस्लिम्स भी, वो ऐसा लगता है कि एक पेज पे हैं जब बात आती है सोशल रिफॉर्म्स की, जब बात आती है लिविंग स्टैंडर्ड्स के, गिरते हुए लिविंग स्टैंडर्ड्स की। तो आप ये समझते हैं कि एक जो सोशलिस्ट कैंप है डेमोक्रेट्स का, वो मामदी जी के जैसे जो लिबरल्स कह लें, या जो उस तरह के सोशलिस्ट नहीं हैं, रिलीजियस एफिलिएशन है उनकी एक मज़हब के साथ, इनका अलायंस बन रहा है अमेरिका में? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा कुछ है भी फिर नहीं है। इसका। देखें, अमेरिका के अंदर रिलीजन डजंट मैटर व्हेन इट हम्म कम्स टू द स्टेट। हम्म रिलीजन देख के ना आज तक मुझे किसी को, कभी मैंने ये देखा कि किसी को प्रायोरिटी दी गई हो। हम्म ना रंग देख के आज तक कभी किसी को प्रायोरिटी दी गई है। हम्म यहाँ बंदा अपने टैलेंट हम्म और अपनी काबिलियत के ऊपर जांचा जाता है। इस माशरे में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तो 30 साल में कम से कम ये गुंजाइश नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये जो ये फिर एक प्रोपेगेंडा है कि जी अमेरिका में इस्लामिक इन्वेजन हो रही है, इस्लाम टेक ओवर कर रहा है,
और फिर बैकड्रॉप में वो जब बताते हैं कि आईसिस और दाइश और तालिबान, मतलब है ये पीछे बैकड्रॉप होता है, ग्रीन स्क्रीन जैसे लगा के वो लगाते हैं ना इमेज, ऐसे ये होता है, और आगे फिर वो कहते हैं कि जी ये जो न्यूयॉर्क का जो मेयर का इलेक्शन होगा, इसमें अगर ये मुसलमान जीत गया तो ये कल्चरल इन्वेजन है अमेरिकन सोसाइटी पे। कोई इसका कैसे कल्चरल जवाब इन्वेजन देंगे नहीं आप? है, कोई कल्चरल अच्छा, इन्वेजन नहीं कोई है। कल्चरल अच्छा, इन्वेजन नहीं है। जहां तक आपने ये जो अब बात की है ना, आपने दो नाम ले लिए, तालिबान और दाइश। ये बनाए किसने हम्म, थे? ये बनाए किसने थे? हम्म, सवाल तो ये सिर्फ- बनता है ना, ये बनाए किसने थे, ये बिल्कुल। इजाद हम्म, किसकी है? अच्छा, हम्म, वो कल का दाइश का सरबराह, कल का दाइश का फाइटर, अब नाम मेरे जहन से उतर गया है, उसे कभी अबू बकर अल जुलानी के नाम से जाना जाता था, आज अहमद अल शरा, और उससे बैठ के हाथ मिलाया जाता है सऊदी अरब के हम्म, महल में हम्म, बैठ के। हम्म, वो हम्म, दोस्त हो जाता है, ही इज अ वेरी फाइन यंग मैन ऑल ऑफ अ सडन, हाँ, माय जिसके सर पे गॉड। 5 मिलियन का इनाम था। तो हम्म, ये वो जो प्रोस्पेक्टिव्स है ना, इनको, वो कुछ लोगों के दिलों में जो कदूरतें पल रही हैं, उनको एक साइड पे रख के जी अगर जी। देखा जाए तो किसी का दहशतगर्द, किसी का दोस्त, किसी का दहशतगर्द, किसी का मुजाहिद, किसी का हथियार। हम्म, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, वक्त पड़ने पे कब कौन कहाँ किसके काम आता है और कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, ये एक ग्लोबल सिनेरियो के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो दोज थिंग्स डोंट मैटर। वो जो बैकड्रॉप की आप बात कर रहे हैं ना, इट डजंट मैटर। अच्छा, आपकी एक फिलॉसफी है और मैं उससे एग्री करता हूँ, बिल्कुल, और उस वो है ये 250 साल वाली। तो मैं आज उस पर थोड़ा सा वैसे ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, रिसर्च करने की। तो मैंने ये निकाला कि जो अरब इंपीरियलिज्म जो है, इसकी भी उम्र लगभग 250 साल रही है। हाँ, इतनी टर्किश है। ऑटोमन एम्पायर भी लगभग 250 साल, पर्शियन भी लगभग 250 साल, गिव एंड टेक 10-20 years, ब्रिटिश दैट भी डजंट लगभग मैटर। 250 साल। और अफगान भी 250 साल जी, सर। जी। और यूरोपियंस जो है, उनकी भी लगभग 250 साल। हम यही कहते हैं ना, हिंदुस्तान पे 200 साल हुकूमत की अंग्रेजों ने, तो वो सर आप लगभग इसे 250 साल ही बनता है। और अमेरिका खुद अब 250 साल का उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो क्या आप समझते हैं कि पहला मेरा ये क्वेश्चन है इस के हवाले से, जो आप ये कहते हैं कि लगभग इतना टेन्योर होता है हर एम्पायर का, या एक्सपेंशनिस्ट जो भी रियासतें रही हैं उनका, तो क्या हम इससे ये मुराद लें कि अब अमेरिका का भी जो रोल है एज अ ग्लोबल पुलिसमैन, एज अ ग्लोबल इंपीरियलिस्ट कंट्री, वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है? बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, बर्तानिया का ज़वाल कहाँ से शुरू हुआ था? उन्हें होता तो नज़र नहीं आ रहा था ना। हम्म, उनका ज़वाल शुरू हुआ था 1776 से, हम्म, 1776, जब उन्हें अमेरिका से खदेड़ा गया था। हम्म, वो वक़्त जाके देखिए, वहाँ से फिर उनका ज़वाल शुरू होता है, और उसके बाद कैसा उनका ज़वाल हुआ, उसके बाद वो डाउन हिल ही गए, उसके बाद ऊपर नहीं गए वो। हम्म, और फिर दूसरी जंग अज़ीम, उसके अंदर जानबूझ के दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट छोड़े गए, एंड दैट्स हाउ आई सी इट, कि कॉन्फ्लिक्ट छोड़े हम्म, गए कि एक इंपीरियल पावर जो थी, जो एक ज़वाल पज़ीर इंपीरियल पावर को डिक्टेट कर रही थी कि अब तुम ये करोगे, अब तुम ये करोगे, अब तुम ये करोगे, अब ये रियासत बनाओगे, ये मुल्क बनाओगे, इसको बादशाह बनाओगे, उसको बिठाओगे। हम्म, वो इंपीरियलिज़्म अब आपको टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। हम्म, वो इंपीरियलिज़्म अब ख़त्म हो रहा है। अब एक नई पावर का राइज़ होगा, जैसा कि तारीख़ मुझे भी सिखाती है और आपको भी सिखाती है। हम्म, एक नई पावर उठेगी। हम्म, ये दुनिया आज से नहीं, जब से है, तब से लेकर आज तक जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल के ऊपर चली है। और यहाँ बड़ी-बड़ी ताकतवर लोगों ने अपने पैर खुद काटे।
इसके ऊपर मैं बहस कर चुका, बहुत फैक्ट्स दे चुका। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की मोहताज है और टेक्नोलॉजी चाइना की मोहताज है। हम्म। डॉक्टर साहब, आलम ये है कि एक धात है कोबाल्ट, जी जी। उसके बगैर लोगों को ये लगता है कि लिथियम आयन बैटरी नहीं बन सकती, मगर मैं एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ये जानता हूं कि कोबाल्ट के बगैर दुनिया की कोई चिप बन ही नहीं सकती। हम्म। विदाउट कोबाल्ट इट्स इम्पॉसिबल टू फैब्रिकेट सिलिकॉन। और दुनिया की कोबाल्ट के 70% रिजर्व के ऊपर इस वक्त चाइना का कब्जा है। हम्म। छोड़ दीजिए आप, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सिलिकॉन फैब्रिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो ठीक है। बन सकती हैं, ठीक है। आयोनाइज करके बनाई जा सकती हैं बहुत सारी चीजें, मगर हम्म, क्या कोबाल्ट बनाया जा नहीं। जिसके बगैर चिप नहीं बन सकती? और वो आज 70% जो रिजर्व है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन पोस्ट दोनों में ये छप चुका है। आप कहते हैं तो मैं भी ढूंढ के आपको वो भेज भी दूंगा, उसका हम्म। स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। 70% माइंस जो है वो उनके कब्जे में। अभी ये 3 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी मैंने रवांडा और कॉन्गो के बीच में सुलह करवा दी। सुलह नहीं करवाई, हम्म। वजह यह है हम्म। कि कॉन्गो के अंदर कोबाल्ट के बहुत सारे जखायर हैं एंड दे वांट हम्म। दीज रिजर्व। तो उसके लिए उनको सुलह करवानी पड़े, उसके लिए उनको लड़ाई करवानी पड़े, हम्म। वो करवाएंगे। अच्छा, आपका जो इसी से मेरा दूसरा आता है कि ये जो 250 साल का पीरियड आप बताते हैं कि इस 250 साल से ज़्यादा कोई एम्पायर जो है वो नहीं रहती, मतलब है, अब इसकी क्या वजह है वो एक अलग मसला है, लेकिन आपका ये भी मानना है कि जब अंपायर्स ज़वाल की तरफ चल जाना शुरू करती हैं तो फिर वो पॉपुलिज्म की तरफ आती हैं, और पॉपुलिज्म गालबन एक ऐसा मेयर बन जाता है, पैमाना बन जाता है कि जितना ज़्यादा पॉपुलिज्म बढ़ता जाएगा उससे हम इंडिकेट होता जाता है कि ये अंपायर कितनी तेज़ी से गिर रही है या ख़त्म हो रही है। तो मतलब है, इससे तो मुझे ये भी नज़र आता है कि इंडिया में भी जो है वो नहीं मोदी देखिए डॉक्टर साहब, सरकार जो, जी, इसको वो भी इसको जरा पॉपुलिज्म रोकिए। की तरफ जा रही है, लेकिन इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है अभी। मैंने इंडिया मैंने तो कभी उभर ये रहा है। नहीं कहा हम्म। कि जितने ज्यादा नारे लगते हैं उतनी ज्यादा स्पीड से अंपायर गिरती हैं। ओके। मैंने ये जरूर कहा है कि जब रियासतें, जब बड़ी बड़ी एम्पायर्स गिरती हैं, तो वो कौमें पॉपुलिज्म की तरफ भागती हैं, ये समझ के कि पॉपुलिज्म शायद उन्हें जवाल से बचा लेगा। अच्छा, समझ गया। मगर ठीक। पॉपुलिज्म इसमें हमेशा नाकाम रहा है। ये तारीख हम्म। साबित करती है कि पॉपुलिज्म किसी भी कौम को जवाल से नहीं बचा सका, किसी भी एम्पायर को नहीं बचा सका। उसने मजीद इखलाकी तबाही और इल्मी तबाही फेरी है उन माशरों के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता आप आपके बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब कॉमन सेंस एक माशरे से उठ जाए ना, हम्म। तो उसका जवाल इमिनेंट होता है। हम्म। और उसका स्टार्ट यहीं से होता है कि हमें कॉमन सेंस गायब होती हुई नजर आती है, एंड दैट्स वेयर वी आर। हम्म। तो इस पूरे सिनेरियो में जो कुछ अब हो अब रहा है। अब मैं जी आपको जी। इसकी एग्जांपल देता हूं, जो मैंने आपको कहा ना कि कॉमन सेंस जब उठ जाती जी है। जी जी। देखिए, एक शख्स है, वो एक मुल्क का वजीर आजम है, सही है। उस मुल्क की अदालत ये कहती है कि ये शख्स करप्ट है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है, उसे अदालतों में घसीटा जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलते हैं, उसके ऊपर मुकदमा की सुनवाई शुरू होने से पहले एक दूसरा आदमी उठता है और वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं, क्योंकि ये एक पेट्रियट है, ये एक वतन परस्त है,
इसके खिलाफ मुकदमों की कार्रवाई रोक दी जाए। अंदाजा लगाइए आप। और वो जो दूसरा शख्स है, उसके जो फॉलोवर है वो उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा है वो अदालत में जाए, अपनी बेगुनाही साबित करे, या जिसने इल्जाम लगाया वो उसका गुनाह साबित करे। और इसमें किसी तीसरे शख्स के आने की जरूरत नहीं है। मगर क्या ये तमाशा चश्मे फलक ने आज से 2 दिन पहले नहीं देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बयान दिया कि नेतन्याहू एक पेट्रियट है और उसके ऊपर मेरी ये ख्वाहिश है कि उसके ऊपर से तमाम मुकदमा खत्म कर दिए जाए। भाई आप जज हैं, जूरी है, कौन है? मगर उसके बाद सोशल मीडिया गवाह है कि जितने मागा सपोर्टर्स हैं, बजाय ये कि वो इसकी मुखालफत करते हुए इसकी हिमायत कर रहे हैं, वो इसकी हिमायत में उतर गए कि नहीं चलने चाहिए मुकदमे। आप कौन है? Who made you the judge, jury and the executioner? Let the jury do their job and believe in the justice system. जैसे कि आप अपने लोगों को कहते हैं कि believe in the justice system, so why not believe in the justice system for yourself? ये उस कॉमन सेंस के फुकदान की मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। ये हो रहा है आज की दुनिया में। अब इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हाउ यू अब गोना जस्टिफाई दैट? नहीं कर सकते। अब जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से पॉपुलिज्म का शिकार है और जैसे-जैसे उसका ज़वाल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे मज़ीद पॉपुलिज्म का शिकार होता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अब इंडिया और चाइना जो है, वो अंपायर्स बनेंगी मुस्तकबिल की, या कैसे देख रहे हैं दुनिया का मुस्तकबिल का नक्शा आप? देखिए लोग सब, माजी के मुफक्किरों ने लिखा सेंचुरी ऑफ द ईस्ट। हुँ, किसी मुल्क का नाम किसी ने नहीं दिया। हुँ, अब आज जहां हम खड़े हुए हैं, एक जमाना था जिसे हम कहते थे एज ऑफ एजुकेशन। अब हम एज ऑफ एजुकेशन से गुजर चुके। एज ऑफ फिलॉसफी से गुजरे, फिर एज ऑफ एजुकेशन से गुजरे। उन सब से हम गुजर चुके। हम आज खड़े हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर एंड हुँ, एज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। जो इसको डोमिनेट करेगा वो नेक्स्ट पावर बनेगा। दैट्स हाउ आई सी। और आज के दौर में आप ये देखिए कि लोगों के पास इल्म से ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। इल्म कम है, मालूमात ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से तरसील होती है। खबर निकलती है टीवी से या रेडियो से या किसी अखबार से या किसी के मुंह से। अभी वो छपी नहीं होती मगर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई होती है। और ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है टेक्नोलॉजी से। तो whoever will dominate the technology will dominate this century and will dominate the world। डॉक्टर साहब देखें, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, छोटे छोटे से फैक्ट हैं। लोग इनके ऊपर जो है ना वो पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे लोगों की, गोल्ड फिश मेमोरी जिसे हम कहते हैं। अगर मैं यहां बैठ के सवाल करूं कि दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल कब टेस्ट हुआ था और किसने किया था, बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मालूम नहीं होगा। 2007 में चाइना ने पहला हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था। वेंट अराउंड द ग्लोब मार्क 10 की स्पीड के ऊपर, और आके उनका एक डिकॉय कैरियर जो साउथ चाइना सी के अंदर खड़ा था उसको उसने हिट किया। हु डोमिनेटेड दिस टेक्नोलॉजी? हु हुँ, डोमिनेटेड इट? चाइना डोमिनेटेड ना। या जब उन्होंने ये मार्क 10 के ऊपर मिसाइल फायर करके दिखाया दुनिया को, तो उसके बाद समझ में आई लोगों के। तो 2015 के अंदर, 2016 के अंदर जाके पहला हाइपरसोनिक टेस्ट हो रहा था बड़े बड़े सुपर पावर्स का। आई डोंट वांट टू गो देयर। आज F47 बनाने की बात कर रहा है अमेरिका। आज रशिया जो है वो F57
के अंदर मज़ीद एडवांसमेंट की बात कर रहा है, उसे 6th जनरेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। यूरोप ने तो अभी 6th जनरेशन का सोचना भी नहीं शुरू किया। चाइना ने दिसंबर 2024 के अंदर J-36 फ्लाई करके दिखा दिया। हू इज़ डोमिनेटिंग? आज एयर डोमिनेंस किसके पास है? ये एयर डोमिनेंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है जो आज उनके पास है। मुझे तो डॉक्टर साहब देखिए, मुझे कोई खुशी नहीं होती ये सारी बातें करके। मैं उस एम्पायर का हिस्सा हूं जो आज जवाल पजीर हुई है, और मैं शदीद गुस्से में भी हूं कि क्यों, वाई, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कि जो हमें 10 साल पीछे ट्रेल किया करते थे वो आज हमसे 5 साल आगे जाके खड़े हो गए। हाउ द हेल दैट हैपेंड? हाउ डिड यू फेल मी सो बैड? You asked this question as an American, yeah, I Yeah, understand. हाउ Absolutely. डिड यू फेल मी सो बैडली? तो मुझे तो वहां लाके खड़ा किया गया ना। अब भी अगर, मतलब अब भी मैं सच नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? एज एन अमेरिकन सिटीजन आई एम डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल। इसको मैं और कैसे देखूं डॉक्टर साहब? मैं, मेरी समझ में नहीं आती कि मैं इसको कैसे देखूं, आप समझाते मुझे। हम्म, बिल्कुल। बहरहाल देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। और ये आपने जो बात की कि मशरिक की, तो अ, वैसे तो मैं अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मशरिक लेकिन से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सूरज को जरा देख, उन्होंने भी कहा था मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो ये उससे पहले भी अगर हम चले जाएं तो 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो उस वक्त भी हजरत मोहम्मद ने यही कहा था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। ये उनकी हदीस है। और मैं तो गया जो चीन। इंतहाई फैब्रिकेटेड है, मगर है। फैब्रिकेटेड है, लेकिन उनके साथ मंसूब किया गया इसको। तो हम तो भाई चीन गए, वहाँ तालीम भी हासिल की, सारा कुछ देख के आए वहाँ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस स्टोरी को हम फॉलो करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर की। और ये कब होंगे इलेक्शन इनके? ये नवंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है नवंबर में होंगे, अभी है थोड़ा यस, टाइम। तो हो सकता है हम 4 भी उस मोर वक्त मंथ। न्यूयॉर्क आए कवरेज करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट पाँच, होगा। मेरे ख्याल 6 महीने और बचे हैं। हाँ, 5-6 महीने। 5 महीने, 5वें जी महीने जी। में इलेक्शन है। 4 महीने बचे हैं बीच में कैंपेनिंग के। कैंपेनिंग तो सारी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया एंडी खान साहब हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे दर्शकों को बड़ी जानकारियां दी, और बड़े नए जावियों से दुनिया को देखने का ढंग भी सिखा रहे हैं आप हमारी नौजवान नस्ल को, जिसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी देखिए मच फॉर डॉक्टर साहब, जॉइनिंग सर। चलते ही चलते सिर्फ इतना कहूंगा कि हम जो थर्ड वर्ल्ड की